जॉन हुसैन हमें तेहरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जॉन, अभी खुर्रम साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि बाकियों का तो नुकसान होगा, लेकिन ईरान का क्या नुकसान हो सकता है? वो तो पहले ही आइसोलेशन में है, उनके साथ तो पहले ही दुनिया की ट्रेड नहीं है। क्या कोई वहाँ पे जो ज़िंदगी है उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है? कोई लगा है आपको कि ये जो जंग हुई है इसका नुकसान हो रहा है या होगा आगे? और फिर कुछ बताइए, आज जो बच्चियों के हवाले से आज लोग सड़कों पे हैं, उनकी जो कब्रें खोदी जा रही हैं, कुछ उसके ऊपर भी तफसीलात बताइएगा। थैंक यू मिस आसमा बुलाने के लिए मुझे शो में। तीनों चीज़ों के ऊपर बात कर लूँगा। नुकसान के ऊपर भी बात कर लेंगे और बच्चियों के ऊपर भी बात कर लेंगे, सेंटिमेंट्स के ऊपर भी बात कर लेंगे और लोगों की जो बातें थी एलाइज की कि एलाइज ईरान को इम्पोर्टेंट है और सिंपथी इन दोस्त मुसलमान ममालिक के थ्रू, गल्फ कंट्रीज के थ्रू आनी थी जिनकी इसराइल के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात हैं या इनडायरेक्ट ताल्लुकात हैं, उस पर भी बात कर लूंगा। देखिए, पहले जब बात करते हैं नुकसानात की तो नो डाउट अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, लेकिन इट इज सरप्राइजिंग, बड़ा सरप्राइजिंग है कि ईरान ने किस तरीके से इफेक्टिवली जितने भी टारगेट्स अमेरिका के हैं, बाय द वे ये इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग नहीं कर रहा है ईरान। ईरान सिर्फ उन बेसिस के ऊपर हमला कर रहा है जिन बेसिस से के थ्रू अटैक्स हुए। इब्राहिम लिंकन जो आया वो पहला सैल्वो छोड़ के टॉमाहाक मिसाइल्स का वो 2000 किलोमीटर पीछे चला गया। फिर सारे अटैक्स यही मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के बेसिस के थ्रू हुए और ईरान ने तुर्की के अंदर अटैक नहीं किया, ओमान के अंदर अटैक नहीं किया, अजरबैजान के अंदर अटैक नहीं किया। सिर्फ उन बेसिस को निशाना बनाया जहां से कोई रिकॉनेसेंस सपोर्ट या ऑपरेशनल सपोर्ट या F-35 फाइटर्स डायरेक्टली इंगेज हुए हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ना सिर्फ इसराइल के अंदर जो मैसिव स्ट्राइक्स की हैं, बल्कि जो यूएस के एसेट्स हैं उनके ऊपर भी, और जो थर्ड इंटरसेप्टर अभी अभी इन्होंने नया कोरिया से शिफ्ट करवाया था कुछ देर पहले आज के दिन में, उसको भी निशाना बना के उसको भी 30 कामाकाजी ड्रोन्स के साथ उसको भी गिरा दिया है, उसको भी खत्म कर दिया है और स्ट्राइक्स मुतवक्के हैं। 15 वेव्स टोटल IRGC ने लॉन्च किए हैं। अपना खुद का रिकॉर्ड इन्होंने कहा है हमने तोड़ दिया। 48 आवर्स में इतना अटैक किया है जितना 12 दिन की जंग में नहीं किया था। जो ईरान की कैपेसिटी है टू अटैक द यूनाइटेड स्टेट्स, इट इज सरप्राइजिंग के वही आपको तो पता है मिस शराजी, जो परसेप्शन दिखाया जा रहा होता है ईरान के अंदर क्या है और ईरान के बाहर क्या होता है वो तो दूसरी चीजें चल रही होती हैं। लेकिन जो बातें कर रहे थे कि ईरान जो है वो रिटेलिएट नहीं करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने की कैपेसिटी नहीं है ईरान के अंदर, ईरान इंगेज नहीं कर सकता यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वो सारी बातें गलत प्रूफ हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईरान ने इस वक्त भी जो कुर्दिश फोर्सेज हैं, अभी प्लान ये बन रहा था कि कल के दिन मुझे यहाँ पे पुलिस स्टेशन जितने भी थे मोहल्लों में, उन सारे पुलिस स्टेशन को एक एक करके टारगेट किया यूनाइटेड स्टेट्स ने। साथ ही साथ प्लानिंग ये हो रही थी कि कुर्दिश फोर्सेस को इराक के बॉर्डर से और दूसरे बॉर्डर्स के थ्रू इनफिल्ट्रेट कराया जाएगा, विद गन्स मिलिशियाज को बुलाया जाएगा और एक मैसिव प्रोपेगेंडा कराया जाएगा। उनको भी न्यूट्रलाइज किया है, ईरान ने ऑपरेशन किया, उसके ऊपर बयान आ गया है IRGC का इसके ऊपर। दूसरे पे अगर बात करें आपके सवाल पे कि ये एलाइज की सिंपैथी थी, तो इनके साथ तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ा। OIC में गाजा में इन्होंने जो कंडेमनेशन, मैसिव कंडेमनेशन और सख्त मजम्मती अल्फाज यूज किए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ना ही अमेरिका से रिक्वेस्ट करने पे, अटैक ना करने की रिक्वेस्ट पे फर्क पड़ा। तो जाहिर सी बात है ईरान को इन बातों की परवाह नहीं है, ना रोटी की फिक्र है, ना पैसे की फिक्र है, ये सिर्फ रिवेंज पे जा रहे हैं। तीसरा जो आपने सेंटिमेंट की बात की, सेंटिमेंट की अगर मैं बात करूं, मैं शॉक हो गया मिस अस्मा। मुझे जब हम लोग को खबर रिसीव हुई आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की, बाहर से रोने की और चीखने की आवाजें आना शुरू हुई। और बाहर जब मैं गया, मैंने फेसबुक पे लाइव उसी वक्त किया, मैंने दिखाया लोग किस तरीके से, बच्चे, बूढ़े, जवान, बेहिजाबी, हिजाबी, किस तरीके से डिफरेंट लोग बाहर आए आयतुल्लाह खामनाई के रोने के लिए। तो ट्रम्प जो कह रहा था बार बार नेतन्याहू के कहने पे कि आप स्ट्राइक करें और लोग बाहर आएंगे, वो परसेप्शन भी टूट गया है। ईरानी अवाम का रिजॉल्व इस वक्त जितना थोड़ा बहुत 1-2% तो होती है हर मुल्क के अंदर, इतनी एक्सट्रीमिस्ट व्यूज के वो खिलाफ होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट सिस्टम के खिलाफ। अभी भी वेस्टर्न मीडिया वही पिक्चर्स दिखाया जा रहा है कि छतों से 3-4 लोग जो है वो आवाजें लगा रहे हैं या फॉर एग्जांपल अपनी पार्किंग में वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी ट्रोप्स थे, जितनी भी मिसकंसेप्शंस थी, वो लोग कहते हैं कि आयतुल्लाह खामनाई ने अपनी शहादत देके अपने खून के साथ इन सारे क्लेम्स को और इन सारी फजूल बातों को जो है वो बिल्कुल मैं ख्याल है कि एक शहादत जो है उसने जंग का पांसा पलट गया, एक हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया। चीमा साहब, अब ये जो बात हो रही थी कि एक शिकस्त को अगर जो लग रहा था, लोग एक परसीव कर रहे थे ना कि मतलब ईरान कमज़ोर है, उसके पास वो मिलिटरीली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपने देखा कि खामनाई साहब की शहादत, उसको आप किस तरह से रिलेट करेंगे? क्या ये वो वाहिद वजह है जिसकी वजह से ईरान जीत रहा है, या उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आगे भी जाके इसको लंबा कर सकता है जंग को कम अज़ कम? देखिए, मैं समझता हूँ कि ईरान हैज़ नथिंग टू लूज़।
उन्होंने जो सबसे उनकी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी जिससे वो सारी एनर्जी ड्रॉ करते थे, आयतुल्ला खामनाई, जो ये कह के गए थे कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो ये एक रीजनल वॉर होगी। तो उन्होंने उनकी शहादत के 2 घंटे बाद ये साबित कर दिया कि ये एक रीजनल वॉर है। सो इट मीन्स कि उनके कुछ पास खोने को कुछ नहीं है। दूसरी, उनको इस चीज़ का भी पता, फॉर एग्जांपल आप देखें कि ईरान एंड यूएई की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज $29 बिलियन। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन उन्होंने यूएई भेजे हैं। तो दे डू अंडरस्टैंड कि यूएई की क्या अहमियत है, और यूएई ने जो अब्राहमिक अकॉर्ड किया था वो समझते हैं कि वे डू द स्टैंड। सो वो अपने उस माइंडसेट से देख रहे हैं। दूसरा, वेस्ट को, अमेरिकन को और इजराइल को इस चीज़ का पता है। देखिए, उन्होंने आयतुल्ला खामनाई को डेलिबरेटली टारगेट किया है। ये नहीं है कि, देखिए, वो समझते हैं कि रजीम चेंज हो, रजीम ऑल्टर हो, या नया रजीम आ जाए, एक नई चीज़ शक्ल इख्तियार कर जाए। आज सुनने में आ रहा है कि वो जो असेंबली ऑफ काउंसिल थी उनके ऊपर भी उन्होंने उस बिल्डिंग पे भी हिट किया है। मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ का पता था कि इन आयतुल्ला खामनाई की शहादत के बाद एक नया गुस्सा आएगा, नया जोश आएगा। सो दे वांट टू कीप ईरान एन एनिमी। वो ये नहीं है कि इसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो जो उनके ग्रेटर इजराइल या वो जो मिडल ईस्ट में करना चाहते हैं, आज इस सीरिया पे मार दिया, आज जो है वो लेबनान पे हमला कर दिया, तो वो ईरान को एक इतना बड़ा एक एनिमी रखना चाहते हैं। और उनको इस चीज़ का भी पता है कि जब आप फॉर एग्जांपल इस तरह के मुस्लिम दुनिया के अंदर किसी लीडर को, रिलीजियस लीडर को हिट करते हैं, तो वो एक होता है ब्लड डेट, खून का कर्जा लेना है। तो वो इस वक्त उस अंदाज से लड़ रहे हैं कि भाई ये खून का कर्जा भी लेना है, एक नई वहां पे रूह भी आ गई है, और ये चीज उनको भी सूट करती है बाय द वे। मगर जैसे उनके पास HQ-9 है, उनके पास S-300 है। देखिए, उनके ईरान की देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो तो नहीं रही उस तरह। उनको नहीं पता कि उनके आसमान में लार्जली क्या हो रहा है। ये तो जब मई के अंदर पिछले साल जंग हुई थी तभी। लेकिन उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल से, क्रूज मिसाइल से, अपने ड्रोन्स के जरिए वो हिट जरूर कर सकते हैं। तो अमेरिका उसको टारगेट अप करेगा ना। अमेरिका का सबसे बड़ा मसला ये कि उन फैक्ट्रीज को टारगेट करें जहां पे वो हैं, वो जारी बात। अब दूसरा, ईरान ने क्या किया कि उन्होंने सारे का सारा जो अपने ऑपरेशनल कमांडर्स की जो डिसीजन मेकिंग है डिसेंट्रलाइज कर दी है। उन्होंने कहा आपने ये नहीं सोचना कि आपको IRGC क्या हुक्म देगी, बसीज क्या देगी, आर्मी क्या हुक्म देगी, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जब हम आपको रोकेंगे तो आपने रुकना है, मीनवाइल आप कंटिन्यू रहें। तो ये जो डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कर दी है, इसलिए वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं कि उन्होंने जो जंग है उसको पूरे के पूरे खित्ते में प्रोलिफरेट कर दिया है। तो लगता ये है कि ये जो अब ब्लड डेट है, ये जो खून का उन्होंने कर्जा लेना है, और ये सारा ईरान ये समझता है। मेरा ख्याल है कि ये ईरान को यूनाइटेड भी रखेगा, ये ईरान के लिए उनका एक लेजिटिमेट कॉज भी बन गया। लेकिन एट द सेम टाइम वो भी ये चाहते हैं, मेरा ख्याल है इसमें से जो परेशान है ना वो प्रेसिडेंट ट्रंप है। नेतन्याहू नहीं परेशान, क्योंकि नेतन्याहू का तो मकसद ही ये था। उन्होंने तो ट्रंप को ट्रैप किया। ट्रंप परेशान है कि मैंने अपनी आवाम को क्या बताना है, अगर मैंने यहां से निकलना है। कल रात उन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि वी विल प्रिवेल। इट मींस कि वो जो बराज ऑफ मिसाइल्स आए या जो हमला हुआ ईरान का, उसमें वो महसूस करते हैं कि हमें नुकसान काफी हुआ है। उन्होंने CNN के कॉरेस्पॉन्डेंट को कहा है कि हमें सरप्राइज मिला है, वो उन्होंने तस्लीम किया ये बात। तो वो समझते हैं कि हम प्रिवेल करेंगे। इट मींस कि ईरान ने जो रिस्पॉन्ड किया वो ऐसा रिस्पॉन्ड था कि जिसमें, और दूसरी एक और बात भी कहूँ, मैं समझता हूँ कि खास तौर पे ये समझते हैं कि अगर हम मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो हैं, देखिए जब ट्रंप साहब कोई फैसला करते हैं तो वो फाइनेंशियल सेंस से फैसला करते हैं। उनको ना तो डेमोक्रेसी इंस्टॉल करनी है, ना उनका मसला ह्यूमन राइट्स है। वो समझते हैं जितना अरब वर्ल्ड कमजोर होगा उतना ही असला खरीदेंगे, उतने ही ये बेसिस बढ़ाएंगे, उतना ही अगर तेल ये नहीं बिकेगा तो तेल वेनेजुएला में हम पहले कंट्रोल करके बैठे हैं। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स ऑलरेडी उनके पास हैं, मार्केट में वो खोल देंगे, तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी। तो दे आर आल्सो थिंकिंग इट फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, जहां पे उनका मेन गोल ये है कि हमने चाइना को ये एनर्जी डिनाई करनी है, ईरानियन एंड वेनेजुएलन। सही, वो भी वेनेजुएला की भी एनर्जी डिनाई करनी है, ईरानियन भी करनी है, ताकि वो उस तरह एक प्रेफरेंशियल पोजीशन जो उनके पास है वो उनके पास। लेकिन आपको लगता क्या है मुस्तफा के एंड क्या हो सकता है इसका, क्योंकि ये गेम तो अब शुरू हुई है, इसका एंड रिजल्ट क्या निकल सकता है? और फिर वो चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, उस तक तो मामला तो नहीं जाएगा? इसका जंग का इख्तिताम मैं ये समझता हूँ ना अमेरिका के इख्तियार में है और ना इजराइल के इख्तियार में। जंग शुरू करना उनके इख्तियार में था, जंग का इख्तिताम इसका इख्तियार ईरान के पास है। वो आपको याद होगा कि जब जिन दिनों अफगानिस्तान में जंग चल रही थी तो एक फ़िक्रा बड़ा मशहूर हुआ तालिबान के हवाले से कि वो कहा करते थे कि यू माइट हैव द वॉच बट वी हैव द टाइम, और वो बात दुरुस्त साबित हुई। बिल्कुल। तो जंग का जो इख्तिताम है वो अमेरिका और इजराइल के हाथ में नहीं है।
उनका सबसे पहला स्टेटेड ऑब्जेक्टिव जो था वो रिजीम चेंज का था। जिस तरह अभी हमें जॉन साहब ने भी बताया, मैंने कल भी इनका देखा कंट्रीब्यूशन शाहजेब के शो में, और इन्होंने जो ऑन ग्राउंड वहाँ पर हालात बताए, लोग तो जुड़ गए हैं। और जिस तरीके से आयतुल्लाह खामनेई ने शहादत को तरजीह दी, वो बंकर में छुप सकते थे, बंकर में नहीं गए, वो मुल्क छोड़कर जा सकते थे, नहीं गए, और अपने खानदान समेत, अपने खानदान समेत मौजूद रहे। वो कहते हैं ना, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी जो ये बहादुरी थी, ये जो दिलेरी थी, मैं तो बतौर सियासतदान ये भी समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में अब मुस्लिम दुनिया के जो हुक्मरान हैं उनको उसी पैमाने से जांचा जाएगा जो आयतुल्लाह खामनेई सेट करके गए। बिल्कुल। अब ये उसके बाद एक अलग तरीके से सोच के जाविये से अब चीज़ों को देखा जाएगा। और जंग का जो इख्तिताम है, मैं अब ईरानी इसके अंदर क्या प्लान कर रहे हैं, ये ज़ाहिरी बात है वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में हमें ये नज़र आ रहा है। और अगर अमेरिका अपने पहले हदफ में नाकाम हो गया है जो कि रजीम चेंज का था, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक फेस सेविंग तो अब बाकी नहीं रही। और अगर वो मज़ीद आगे इस ज़िमन में बूट्स ऑन ग्राउंड या और मज़ीद बमबारी और उस तरह की करता है, तो ईरान के अंदर जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, जिस तरह चीमा साहब कह रहे थे कि they've got nothing to lose, तो वो कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने की हिम्मत इनमें नहीं है, ना अमेरिका में वो हिम्मत है, ना इजराइल में वो हिम्मत है। तो डिसइंटीग्रेशन का भी जो उनका ख्वाब था, दूसरा स्टेटेड ऑब्जेक्टिव तो डिसइंटीग्रेशन है ईरान की, रजीम चेंज नहीं हो सकी तो फिर उन्होंने वो करना था, उसमें भी नाकामी। तो आई थिंक इट विल बी अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल।